दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा द पोस्ट ऑफिस। इस नॉवेल को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों ये एक ऐसी नॉवेल है जो रीडर को इमोशनल कर देती है। ये कहानी एक बच्चे की है जो किसी बीमारी से बहुत ज़्यादा पीड़ित है। उसकी बीमारी की वजह से डॉक्टर ने उसे कहा है कि उसे घर के अंदर ही रहना है। एक बच्चे को घर के अंदर रखना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी वो बच्चा घर के अंदर ही रहता है इस उम्मीद में कि एक दिन वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो चलिए दोस्तों अब हम इस नॉवेल को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस नॉवेल में सबसे पहले हमें माधव दिखता है। माधव अमल का पिता है, लेकिन वो उसका असली पिता नहीं है, बल्कि माधव ने अमल को अडॉप्ट किया है। इस वक्त माधव बहुत परेशान है क्योंकि अमल की तबीयत ठीक नहीं रहती। डॉक्टर के पूछने पर डॉक्टर उससे कहता है कि अगर अमल भाग्यशाली रहा तो लंबी उम्र जिएगा। डॉक्टर माधव से कहता है कि इस तरह से बीमारी के लिए किताबों में उपचार लिखा है, उन उपचार के अनुसार अमल को घर के अंदर ही रहना है। यानी कि अगर अमल को ठीक रहना है तो उसे सूर्य की रोशनी और हवा से बचाना है। इसलिए डॉक्टर के अनुसार अमल को घर के अंदर ही रहना है। माधव पूछता है कि आपके पास कोई और उपचार नहीं है। इस पर डॉक्टर कहता है कि यही उपचार सबसे कारगर साबित होगा। आगे माधव कहता है कि मेरे बेटे अमल को आपके द्वारा दी गई दवाइयों से बहुत दर्द होता है। इस पर डॉक्टर कहता है कि जो दवाई जितनी कड़वी होती है उतनी ही असरदार होती है। दोस्तों डॉक्टर की बातें सुनकर माधव बेचैनी से रोने लगता है। आपको बता दें कि माधव ने भले ही अमल को गोद लिया हो, लेकिन माधव अमल से बहुत प्यार करता है और उसे कुछ भी होने नहीं देना चाहता। घर आने पर माधव की मुलाकात किसी फकीर जफर नाम के व्यक्ति से होती है। माधव उसे बताता है कि मेरे बेटे अमल की तबीयत ठीक नहीं रहती। आगे माधव फकीर जफर से अमल के बारे में बताता है। वो कहता है कि मेरी पत्नी को किसी बच्चे को गोद लेना था क्योंकि हम दोनों को ही कोई संतान नहीं थी। इसके बाद मेरी पत्नी ने अपने ही गांव के किसी मुंह बोले भाई के लड़के को गोद ले लिया। दरअसल जन्म के वक्त अमल की मां की मृत्यु हो गई थी। फिर कुछ टाइम के बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद से अमल माधव के साथ रह रहा है। फकीर जफर पूछता है कि आखिर अमल को हुआ क्या है। इस पर माधव बताता है कि डॉक्टर कहते हैं कि उसके शरीर के सारे अंग आपस में उलझ गए हैं। आगे माधव फकीर जफर से कहता है कि अमल के जिंदा रहने के चांस बहुत ही कम है। डॉक्टर के अनुसार वो तभी जिंदा रहेगा जब उसे पतझड़ की हवा और सूरज के धूप से दूर रखा जाए। माधव की तकलीफ को देखकर फकीर जफर कहता है कि उसे पता है कि बच्चों को घर के अंदर कैसे रखा जाता है। वो जब काम से लौटेगा तो वो अमल से ज़रूर मिलेगा। ये कहकर फकीर जफर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों माधव पूरी कोशिश करता है कि अमल को घर के अंदर रखा जाए और वो इस कोशिश में कामयाब भी होता है, लेकिन अमल का मन बिल्कुल भी नहीं लगता घर के अंदर। एक दिन अमल बेचैनी से माधव के पास आता है और उससे आज्ञा मांगता है कि क्या वो आंगन में जाकर बैठ सकता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी माँ यानी कि माधव की पत्नी मसूर पीस रही थी। क्योंकि अमल को घर के बाहर जाने के लिए मना किया गया था, इसलिए वो बस इतना चाहता था कि वो आंगन में जाकर बैठ जाए। अमल की इन बातों पर माधव उसे कहता है कि तुम्हें बाहर जाना नहीं चाहिए। डॉक्टर यही कहते हैं कि अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारे शरीर को नुकसान होगा। आगे माधव अमल को कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जितने भी विद्वान लोग होते हैं वो लोग घर के अंदर ही रहते हैं और बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं। माधव की बातें सुनकर अमल मना कर देता है। वो कहता है कि उसे विद्वान नहीं बनना, बल्कि इस घर से बाहर निकल के चीज़ों को देखना है। इस पर माधव उसे समझाते हुए कहता है कि बाहर कोई भी चीज़ नई नहीं है, सब पुरानी है। उसकी इन बातों पर अमल जवाब देता है कि उसे पहाड़ के उस तरफ जाना है और देखना है कि पहाड़ के उस पार क्या है। इस पर माधव कहता है कि पहाड़ के उस तरफ कुछ नहीं है। अमल जवाब देता है कि पहाड़ के पीछे कुछ तो है, क्योंकि उसने एक व्यक्ति को उस तरफ जाते हुए देखा था। उसकी बातें सुनकर माधव फिर उससे कहता है कि लोग काम की तलाश में पहाड़ की उस तरफ जाते हैं। इस पर अमल कहता है कि जब वो भी बड़ा हो जाएगा तो भी काम की तलाश करेगा और कोई काम करेगा। उसकी माँ पूछती है कि तुम कौन सा काम करोगे। इस पर अमल कहता है कि उसने अभी सोचा नहीं है, लेकिन वो जल्द ही सोच लेगा। माधव अमल को समझाता है कि अगर तुम सच में काम करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ दिनों तक घर के अंदर ही रहना पड़ेगा ताकि तुम ठीक हो जाओ। इस बात पर अमल राजी हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि उसे बाहर वाले कमरे में रहने दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर एक खिड़की है और खिड़की के सहारे घर के बाहर देख सकता है। इस बात पर माधव राजी हो जाता है। अमल खिड़की पर बैठ के बाहर देख रहा होता है, तभी एक दही बेचने वाला आ जाता है। अमल दही बेचने वाले को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। इस पर दही बेचने वाला उससे पूछता है कि तुम कमरे के अंदर क्यों हो। अमल बताता है कि डॉक्टर ने उसे बाहर आने से मना किया है क्योंकि वो बीमार है। अमल दही वाले से पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। दही वाला अपना पता बताता है। अमल कहता है कि हाँ मैं ये गांव जानता हूँ, ये गांव पहाड़ी के पास में है। दही वाला अमल से पूछता है कि क्या तुम मेरे गाँव गए हो। इस पर अमल जवाब देता है कि मैं तुम्हारे गाँव तो नहीं गया हूँ, लेकिन जब डॉक्टर मुझे इजाज़त देंगे तो मैं तुम्हारे गाँव ज़रूर घूमने आऊँगा।
आगे अमल उस दही बेचने वाले से कहता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो दही बेचने का काम करेगा। वो कहता है कि क्या तुम अपने दही बेचने की आवाज़ को दोबारा लगा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा आवाज़ मुझे किसी गाने के लय के जैसा लगता है। अमल से बात करके दही बेचने वाला बहुत प्रभावित होता है। वो अमल से कहता है कि तुम कुछ दही ले लो। इस पर अमल कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। दही बेचने वाला कहता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आज पता चला है कि दही बेचने का काम कितना अच्छा होता है। ये कहते हुए दही बेचने वाला वहां से चला जाता है। दोस्तों, ये पूरी नॉवेल मासूमियत और इमोशन से भरी हुई है। दही बेचने वाला जैसे ही वहां से जाता है, अमल दही बेचने वाले की जैसे ही आवाज़ लगाने लगता है। ये देखकर वहां पर चौकीदार आ जाता है और अमल से कहता है कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। आगे चौकीदार अमल से कहता है कि अगर तुम चिल्लाओगे तो मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा। अमल चौकीदार की बातें सुनकर कहता है कि तुम मुझे राजा के पास नहीं ले जा सकते, क्योंकि मैं कमरे में कैद हूँ। डॉक्टर ने मुझे बाहर जाने से मना किया है, इसलिए मुझे कोई भी कमरे से बाहर नहीं ले जा सकता। अमल की बातें सुनकर चौकीदार अमल की तरफ ध्यान देता है। वो देखता है कि उसका चेहरा मुरझाया हुआ है, उसकी आंखों के चारों तरफ काले धब्बे हैं और हाथ की नसें दिख रही हैं। अमल कहता है कि वो चौकीदार के घंटे की आवाज़ सुनना चाहता है। इस पर चौकीदार कहता है कि यह संभव नहीं है, क्योंकि घंटा केवल समय पर ही बजता है। अमल चौकीदार से घंटा बजाने की वजह पूछता है। इस पर चौकीदार कहता है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, वो हमेशा चलता रहता है, इसलिए वो घंटा बजाकर लोगों को याद दिलाता है कि समय अभी भी चल रहा है। अमल चौकीदार की बातें सुनकर कहता है कि आखिर ये समय कहाँ जाता है। इस पर चौकीदार कहता है कि ये कोई नहीं जानता कि समय कहाँ जाता है, लेकिन एक दिन हम सभी को समय के पास पहुँच जाना है। चौकीदार की बातें सुनकर अमल कहता है कि मैं वहाँ पर नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि डॉक्टर मुझे हमेशा अंदर रखते हैं। आगे अमल चौकीदार को एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो क्या है। इस पर चौकीदार जवाब देता है कि ये एक डाकघर है। ये डाकघर राजा का है और राजा अपने चाहने वालों के लिए वहाँ से खत लिखता है। इस पर अमल पूछता है कि क्या राजा मेरे लिए भी खत लिखेगा। चौकीदार कहता है कि हाँ, राजा तुम्हारे लिए भी खत लिखेगा। इस पर अमल पूछता है कि आखिर राजा का खत मेरे पास कैसे पहुँचेगा। इस पर चौकीदार जवाब देता है कि राजा के पास बहुत सारे डाकिया हैं, वे लोग आंधी पानी हर समय लोगों का खत पहुंचाते हैं, इसलिए वो लोग तुम्हारा भी खत पहुंचाएंगे। ये चीज़ सुनकर अमल को अच्छा लगता है। वो कहता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो राजा का डाकिया बनेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी सारे कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे ये सभी सिम्बॉलिक हैं, यानी कि ये किसी न किसी चीज़ के सिंबल हैं। जैसे कि अभी अमल जिस चौकीदार से बात कर रहा है वो समय का सिंबल है। थोड़ी देर बाद चौकीदार गांव के प्रमुख को आते हुए देखता है। अमल चौकीदार से पूछता है कि क्या प्रमुख को राजा ही नियुक्त करता है। इस पर चौकीदार कहता है कि उसे राजा नियुक्त नहीं करता, बल्कि प्रमुख एक धूर्त टाइप का व्यक्ति होता है जो लोगों को परेशान करता है। इतना कहकर चौकीदार वहां से चला जाता है। अमल को ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि राजा उसके लिए खत लिखेगा, लेकिन वो फिर सोचने लगता है कि उसे तो पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर वो खत को कैसे पढ़ेगा। इसके बाद अमल सोचता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो सबसे पहले पढ़ना लिखना सीखेगा और फिर राजा के खत को पढ़ेगा। फिर वो मासूमियत से सोचने लगता है कि अगर डाकिया को मेरा घर नहीं मिला तो क्या होगा। वो प्रमुख को अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि तुम क्या डाकिया को बता दोगे कि माधव के घर के खिड़की पर अमल बैठा है। अमल की बातें सुनकर प्रमुख उसका मजाक उड़ाता है और वहां से चला जाता है। प्रमुख के जाते ही वहां पर एक सुधा नाम की फूल बेचने वाली लड़की आ जाती है। अमल सुधा से रुकने के लिए कहता है। सुधा वहां पर रुक जाती है। अमल सुधा से पूछता है कि तुम क्या करती हो। इस पर सुधा जवाब देती है कि वो फूल बीनती है और इन फूलों को ले जाकर अपनी माँ को देती है और फिर उसकी माँ इन फूलों को बेचती है। अमल सुधा से कहता है कि तुम्हारे पायल की आवाज़ बहुत मीठी है, जब तुम यहाँ पर आई तो वो बज रहे थे और मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। सुधा अमल से कहती है कि तुम आराम से अपने घर में बैठे हो, अगर मुझे भी समय होता तो मैं भी अपने घर में बैठ के अपनी गुड़िया के साथ खेलती। इतना कह के सुधा वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मुझे देर हो रही है। अमल कहता है कि तुम थोड़ी देर क्यों नहीं रुक सकती। आगे अमल सुधा से कहता है कि तुम अच्छी लगती हो, क्या तुम मुझे एक फूल दे दोगी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इसके पैसे तुम्हें लौटा दूंगा। इस पर सुधा कहती है कि ठीक है, जब मैं घर जाने लगूंगी तो तुम्हें फूल दे दूंगी। अमल कहता है कि क्या तुम भूल तो नहीं जाओगी। वो कहती है नहीं, मैं कभी नहीं भूल सकती। सुधा के जाने के बाद अमल के खिड़की के सामने बच्चों का एक झुंड आ जाता है। अमल उन सभी को अपने खिलौने देता है और कहता है कि क्या तुम लोग मेरे सामने खेल सकते हो, तुम लोग को खेलता देख मुझे अच्छा लगेगा। वो लोग अमल के सामने खेलने के लिए राजी हो जाते हैं और खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अमल को नींद आने लगती है, वो सोने लगता है। वो लोग कहते हैं कि अब हम लोग जा रहे हैं। अमल उन बच्चों से पूछता है कि क्या तुम लोग राजा के डाकिये को जानते हो। इस पर वे लड़के उन डाकियों का नाम बादल और शरद बताते हैं। आगे वे कहते हैं कि राजा के पास बहुत से डाकिये हैं। अमल कहता है कि अगर वो लोग तुम्हें मिले तो बता देना कि अमल तुम्हारे खत का इंतजार कर रहा है। उन बच्चों के जाने के बाद माधव वहाँ पर आता है। माधव देखता है कि अमल खिड़की पर बैठा हुआ है। माधव अमल को मना करता है कि तुम खिड़की पर ना बैठो,
क्योंकि इससे तुम्हारी तबीयत और बिगड़ती जा रही है। अमल कहता है कि मैं फ़कीर का इंतज़ार कर रहा हूँ। माधव पूछता है कि फ़कीर कौन है। अमल बताता है कि जब फ़कीर आएंगे तो आप खुद देख लीजिएगा। थोड़ी देर बाद जफ़र फ़कीर के वेश में वहाँ पर आता है। माधव उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये तो जफ़र है। अब अमल और जफ़र फ़कीर आपस में बातें करने लगते हैं। जफ़र अमल से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बड़े होकर दही बेचने का काम करोगे। इस पर अमल जवाब देता है कि हाँ, मैं यही काम करूँगा क्योंकि वो काम मुझे बेहतर लगता है। फिर अमल कहता है कि दही वाला मुझसे दोबारा नहीं मिला। इस पर जफ़र कहता है कि दही वाले की भतीजी की शादी है, इसलिए वो शादी में व्यस्त है। जफ़र की बातें सुनकर अमल कहता है लेकिन दही वाले ने तो अपनी भतीजी की शादी मुझसे करने का वादा किया था, तो फिर वो अपनी भतीजी की शादी किसी और से क्यों कर रहा है। इस पर जफ़र कहता है कि दही वाले की बहुत सारी भतीजियां हैं, एक भतीजी की शादी तुमसे भी हो जाएगी। आगे जफ़र अमल से बताता है कि राजा ने तुम्हारे लिए खत लिखा है। अमल कहता है कि हाँ, मुझे पता है, राजा मेरे लिए खत भेजेंगे। फिर अमल जफ़र से कहता है कि ये बात तुमको कैसे पता। इस पर जफ़र जवाब देता है कि मैं राजा के पास खाना और कपड़ा लेने जाता हूँ, इसलिए मुझे ये बात पता है। अमल कहता है कि जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो मैं भी राजा के पास खाना और कपड़ा लेने जाऊँगा और उनसे निवेदन करूँगा कि मुझे वो अपना डाकिया बना लें, क्योंकि मैं डाकिया बन के सबके घर घर जाके डाक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं एक कमरे में बंद नहीं रहना चाहता। उन दोनों की बातें सुनकर माधव जफ़र को रोकता है। वो कहता है कि तुम ऐसी अफवाह क्यों फैला रहे हो कि राजा अमल के लिए खत लिख रहा है। आगे माधव कहता है कि तुम्हें पता है कि प्रमुख ने ये बात राजा से कह दी है, राजा के पास सारी खबर पहुंच जाती है। तभी अमल की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो कहता है कि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है, मैं शांत रहना चाहता हूँ, मैं बात नहीं करना चाहता। फिर अमल मध्यम आवाज़ में फ़कीर जफ़र से पूछता है कि राजा का खत कब आएगा। इस पर फ़कीर जफ़र जवाब देता है कि आज रात को राजा अपना खत लेकर तुम्हारे पास आएंगे। डॉक्टर अमल को देखने आता है। अमल डॉक्टर से कहता है कि मुझे कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है। डॉक्टर माधव से कहता है कि उसे दर्द नहीं महसूस हो रहा है, ये एक बहुत बुरा लक्षण है। डॉक्टर आगे माधव से कहता है कि अब वो अमल को ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रख पाएगा। डॉक्टर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अमल को धूप और हवा से दूर रखना है। इस बात पर माधव कहता है कि मैंने अमल को बाहर नहीं जाने दिया है, आपकी सलाह के अनुसार अमल घर के अंदर ही कैद है। इस पर डॉक्टर कहता है कि सारे खिड़की दरवाजे अच्छे तरीके से बंद कर दो, अमल को बचाने का ये आखिरी रास्ता है। साथ ही मैं कुछ और असरदार दवाइयाँ भेजता हूँ, अगर इससे अमल ठीक हो गया तब तो सही है, वरना अमल को नहीं बचाया जा सकता। डॉक्टर के जाने के बाद गांव का प्रमुख वहां पर आता है। उसके पास एक कोरा कागज रहता है। वो कहता है कि लो अमल, तुम्हारे लिए राजा ने खत भेजा है। अमल फ़कीर जफ़र से कहता है कि इसको पढ़ो, राजा ने मेरे लिए क्या लिखा है। फ़कीर जफ़र अमल से कहता है कि राजा ने लिखा है कि वो आज रात तुमसे मिलने के लिए आएगा। पूरे कमरे में अंधेरा था, इसलिए जफ़र कहता है कि मैं खिड़की खोलने जा रहा हूँ। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। वो आकर कहता है कि मैं राजा का दूत हूँ और राजा आज रात को 2 बजे अमल से मिलने के लिए आएंगे। साथ ही वो कहता है कि राजा कुछ सरकारी डॉक्टर्स को भी लेके आएंगे ताकि अमल का इलाज हो सके। डॉक्टर कमरे में प्रवेश करता है। वो अमल को देखता है, कहता है कि सारे खिड़की दरवाजे खोल दो। फिर डॉक्टर अमल से उसके तबीयत के बारे में पूछता है। अमल कहता है कि वो अच्छा महसूस कर रहा है क्योंकि वो खुले आसमान में तारों को देख सकता है। डॉक्टर अमल से पूछता है कि अगर राजा आएंगे तो क्या तुम खड़े होकर उनका स्वागत नहीं करोगे। अमल कहता है कि मैं ज़रूर करूँगा और साथ ही उनसे ध्रुव तारे के बारे में भी पूछूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं है। डॉक्टर वहाँ पर प्रमुख को खड़ा हुआ पाता है। वो उसे बाहर जाने के लिए कहता है, तभी अमल रोक देता है। वो कहता है कि उसे बाहर मत निकालिए, वो मेरा दोस्त है। डॉक्टर आगे अमल से पूछता है कि अगर राजा आ जाएंगे तो तुम उनसे क्या मांगोगे। अमल कहता है कि मैं डॉक्टर से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे अपना डाकिया बना ले ताकि मैं घर घर जाकर डाक बांट सकूं। डॉक्टर अमल से कहता है कि अब तुम्हें शांत रहना चाहिए और सोना चाहिए। डॉक्टर अमल के तकिए के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है कि कमरे की लाइट बंद कर दो, केवल तारों को टिमटिमाने दो। माधव जफ़र से कहता है कि मैं बहुत घबरा रहा हूँ क्योंकि कमरे में अंधेरा है, केवल तारों की रोशनी ही आ रही है, ये एक अच्छा शगुन नहीं है। तभी सुधा हाथों में फूल लिए वहाँ पर आती है। वो डॉक्टर से पूछती है कि क्या मैं अमल को फूल दे सकती हूँ। फिर वो देखती है कि अमल की आंखें बंद हैं, वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है। वो डॉक्टर से पूछती है कि अमल कब उठेगा। इस पर डॉक्टर कहता है कि जब राजा आएगा और अमल को पुकारेगा तभी अमल उठ जाएगा। फिर सुधा धीरे से डॉक्टर के कानों में कहती है कि अगर अमल उठेगा तो उससे कहना कि सुधा उसे भूली नहीं है। दोस्तों, इस तरह से अमल का जीवन समाप्त हो जाता है, केवल इस उम्मीद में कि एक दिन वो ठीक हो जाएगा और इस कमरे से बाहर जाकर दुनिया को देखेगा। दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।